वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम लोगों का लिक्विडेशन हम लोग कर रहे थे, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इसमें हम लोगों का होमवर्क है 5, 10, एंड 11। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, राइट। तो आप लोगों ने बेसिक तो होमवर्क करके आया ही होगा आप लोग। इज दैट फाइन? आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ऑल ओवर लिमिटेड ऑन 1 जनवरी प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया 1,25,000 का, इक्विटी शेयर दिया 2,000 100 पेड अप, फिर इक्विटी शेयर 2,000 एट द रेट 50 पेड अप, प्लांट स्टॉक डेटर क्रेडिटर बैंक प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस 6% मॉर्गेज लोन, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट फाइन? तो ट्रायल बैलेंस दिया, यूजुअली अपने को बैलेंस शीट दे देता है, बट यहां पे अपने को ट्रायल बैलेंस दिया। ठीक है, एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है, यही तो बैलेंस शीट में जाने वाला है। ऑन 21 जनवरी लिक्विडेटर प्लांट को बेच दिया है, स्टॉक को 10% लेस देन बुक वैल्यू, ही रियलाइज 80% ऑफ डेटर एंड इनकर्ड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, रिमेनिंग डेटर्स वर ट्रीटेड एज बैड। मॉर्गेज लोन को 31 जनवरी को पेमेंट हुआ है, 6 महीने का इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं है देखो बैलेंस शीट में, राइट। यूजुअली बैलेंस शीट में दिसंबर तक का इंटरेस्ट होना चाहिए था, जनवरी का इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, राइट। अच्छा, यहां पे मॉर्गेज लोन मतलब फिक्स चार्ज की फ्लोटिंग चार्ज, कुछ नहीं बोला है तो फ्लोटिंग चार्ज मानेंगे। तो अलोंग विथ इंटरेस्ट बोला है 6 मंथ्स, इसका मतलब क्या हो गया? अलोंग विथ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, बोलो तो, बोलिए। 5 महीने तक का तो बैलेंस शीट वाला होगा, जो कि बैलेंस शीट में है नहीं, और 1 महीने का इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट होगा। ठीक है। क्रेडिटर्स 5% डिस्काउंट में पेमेंट हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20% लेस में पेमेंट हो रहा है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 1 ईयर, पेड विद फाइनल पेमेंट। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड है 1800। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन है 4% ऑन डिसबर्समेंट टू मेंबर्स सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 10,000। इज दैट फाइन एवरीवन? आइए, तो सबसे पहले अपने बनाएंगे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। Is that fine? सबसे पहला आएगा
ANSP, राइट। बैंक बैलेंस ऑलरेडी रियलाइज्ड है 1,20,000। प्लांट स्टॉक डेटर, कुछ भी एसेट सिक्योर्ड नहीं है, कोई भी एसेट सिक्योर्ड नहीं है। प्लांट स्टॉक डेटर्स, प्लांट को बेच के मिला है 2,95,000। स्टॉक इन ट्रेड एट 10% लेस देन बुक वैल्यू, तो 3,60,000 का लेस 10% करो, डेटर्स का 80%, तो 85,000 का 80% कितना होता है, कैलकुलेटर करिए। 68,000 माइनस 1,850, $66,150, 805150। Is that fine? बैंक तो ऑलरेडी बिका हुआ है, बैंक बेचने का दरकार नहीं है। बोलो श्रीधर, ठीक है, बैंक ऑलरेडी बिका हुआ है। प्लांट स्टॉक डेटर, प्लांट का बेचने का वैल्यू 295 दिया है, स्टॉक 10% लेस देन बुक वैल्यू, तो 360 का लेस 10%, डेटर है 80%, तो 85,000 का 80% विल बी 68 माइनस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, यहीं से माइनस करके दिखा देंगे। स्पेसिफिक एसेट का रियलाइजेशन है, सरप्लस फ्रॉम एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड नील। अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 1,800। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन क्या बोला है, 4% ऑन डिसबर्समेंट टू मेंबर्स, मेंबर मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। राइट, तो इसके लिए जगह छोड़ देते अपन, अभी नहीं करेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, कोई गवर्नमेंट ड्यूज टैक्सेस वगैरह है ना, फिर है डिवेंचर होल्डर, वही मॉर्गेज लोन, हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। तो मॉर्गेज बोला है मतलब तो है, कुछ ना कुछ तो गिरवी है, लेकिन कुछ बोला नहीं, मतलब फ्लोटिंग चार्ज 2,30,000 तो ये है ही। अलोंग विथ इंटरेस्ट, तो अलोंग विथ इंटरेस्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, ये है 31 दिसंबर, इसको पेमेंट हो रहा है 31 जनवरी, तो यहां पर हम पेमेंट कर रहे हैं 6 महीने का, तो इसका मतलब 1 महीना हो गया इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट,
और 5 महीना हो गया बैलेंस शीट वाला, हाँ या ना? तो क्वेश्चन में अपने को ये वाला आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंस शीट में देता है, जो कि नहीं है, तो इसीलिए अपने पेमेंट पूरा 6 महीने का दिखाएंगे। है क्या? देखो ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट अलग से होता है। ठीक है, आइए, प्लस 2,30,000 का 6% इंटू 6/12, टू 3,69,000। 2,30,000 का 6% करो, कितना होता है? 13,800, उसका 6/12 6,900। अब बारी आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। इज दैट फाइन? सो हम लोग को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना कितना है? 1,25,000 प्लस 1,25,000 का 9%, 1 साल का, तो ये आ रहा है 1,25,000 का 9% आएगा 11,250। सो दैट इज कमिंग टू 136,250। इज दैट फाइन? बोलिए। अब क्योंकि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर चुके हैं, फोर % ऑफ 1,25,000 कैपिटल का लिखा एक्सक्लूडिंग, ये भी मेंबर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,25,000 दिया कैपिटल का एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, तो उसका 4%, जितना पेमेंट होगा उसका 4%। पैसा है कि नहीं चेक करो, पैसा है, आराम से दे दिया। तो बाकी का जो बचा हुआ पैसा वो इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। बैलेंस निकालिए, फटाफट निकालिए। पे करो। फटाफट कैलकुलेट करिए। अठारह सौ 5,000 236,900 136,250
379950, अब इसको माइनस कर दो। फोर टू फाइव 200। ओ वेट वेट वेट, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को तो दिया ही नहीं अभी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सन्ड्री क्रेडिटर है। वेट करो। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट। फिर वही बात, अब बच्चे की जान लेंगे आप लोग। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या क्या है? 2,21,000 का तो क्रेडिटर है लिखा, लेस 5%। तो 20 कितना 9950, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है लेस 20%, तो 25,000 का 20,000, राइट। तो हम लोग ये दो चीज पेमेंट कर देंगे। राइट, पैसा है, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करते जाए हम लोग। कितना बचा है? 195,250। राइट, ऐसा सम हम लोग किया है ब्लेस। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 4/104 ऑफ 195,250 और 5,000 दोनों में जो हायर है, क्योंकि देखो ये सारा एसेट बेच के ये रुपया आया, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे दिया, राइट। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे होने के बाद, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे होने के बाद रेम्यूनरेशन छोड़ दिया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है नहीं, मॉर्गेज लोन को 6 महीने का इंटरेस्ट दिया, उसमें 1 महीना इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट है, तो ये 5 महीना बैलेंस शीट में होना चाहिए, बट है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने पूरा 6 महीने का दे देंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मैं भूल गया था, मेरे से पाप हुआ है, आज मैं गंगा जाके नहाऊंगा, राइट। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में अपना क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोनों आता है, उसको हमने पेमेंट कर दिया, पैसा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दे दिया ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद जितना पेमेंट हुआ है कैपिटल का उसका 4%, तो मिनिमम 10,000 है, 5,000 तो उसको दे चुके। तो अब जो करेंगे, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ रेम्यूनरेशन, दिस और 5,000 दोनों में जो हायर है, क्योंकि ये मिनिमम 5,000 है, तो दोनों में जो हायर आएगा, तो आ कितना रहा है 7510, 0.9 आ रहा है, 09 पॉइंट समथिंग आ रहा है, राउंड ऑफ करके लिख दिया हम लोग, राइट। करिए कितना आ रहा है? $1,877
40। तो अभी अपने क्या करेंगे, यहां दिखाएंगे 4% ऑफ 187740 करेंगे ना, तो 7510 ही आएगा। इज दैट फाइन? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब ड्रामा होगा नोशनल कॉल वाला। तो क्या बोला है, 2000 शेयर तो फुल्ली पेड अप है, तो जो 2000 पार्टली पेड अप उससे पैसा मंगाओ। अनकॉल्ड वाला 1 लाख, तो 287740। दिस इज सरप्लस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब 4000 शेयर हो गया ना फुल्ली पेड अप। तो ये आ रहा है 71 पॉइंट, कितना आ रहा है बेटा, कितना ऋत्विक, 71.935 पर शेयर। पर शेयर मतलब 100 रुपया वाला का हिसाब से। सर अगर पैसा पहले कम पड़ जाता तो आप क्या करते? अगर आपके पास पैसा पहले कम पड़ जाता तो मैं पहले ही प्रेफरेंशियल ऑर्डर को देने के पहले मैं नोशनल कॉल करता। सीक्वेंस में भूला नहीं हूं बेटा, ठीक है ना। अब मेरी टांग मत खींचो, मैं यहां डालना भूल गया, भावनाओं में बह गया। मेरे को ये चीज सिखाना था, इसलिए मैं उस एक्साइटमेंट में मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मेरे दिमाग से निकल गया। तुम भी तो गधे की तरह बैठे थे, तुमको भी तो बता देना चाहिए था कि सर आपने अनसिक्योर्ड मिस कर दिया जब मैं प्रेफरेंस लिख रहा था। ये 8वां नंबर समय हमारा, मत बोल देना किसी को। तो हमारे पास पैसे हैं सर, तो ठीक है। तो बैलेंस आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस होल्डर ये है। अब या तो 4/104 होगा क्योंकि दिस इज इंक्लूसिव ऑफ रेम्यूनरेशन, और 5000 मिनिमम देना है, तो यही आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ड्रामा कर लो तो ये आ रहा है। अब अपन को करना है 2 पार्ट। जो हमारा 100 रुपया पेड अप है, ₹100 पेड अप वाला जो कैटेगरी है 71.935 लेना है, -0 इंटू 2000, कितना आ रहा है? 143,870। ₹50 पेडअप वाला 71.935 लौटाएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड 50 तुम दोगे। कितना आ रहा है बेटा? 43,870। इज दैट फाइन? हाँ, मेंबर्स बोला है ना, तो मेंबर में प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों आएगा। यस, वेरी गुड। इज दैट फाइन?
तो अपने को क्या करना है, ये तो मैंने दिखाई दिया रेम्यूनरेशन वाला। इक्विटी शेयर होल्डर का दो पेमेंट है, 143,870 और फिर से इक्विटी शेयर होल्डर 43,870। तो ये बराबर हो जाएगा हिसाब। रेम्यूनरेशन मेंबर्स बोला है। पिछला सम में जो हम लोग लास्ट क्लास जो सम किया था उसमें बोला था इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी मेंबर्स। तो प्रेफरेंस को जो पेमेंट हुआ उसका सीधा 4% लेंगे। अब ये इक्विटी का पेमेंट है इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन, तो दिस और 5,000, क्योंकि 5,000 हो चुका है, नोशनल कॉल कर लिया इस तरीके से हमारा। ये बाकी तो सेटअप सेम है। देख लीजिए आप लोग अच्छे से। आइए दोस्तों, अब हम लोग करेंगे नंबर 5। छोटा सा सम है। क्या बोला है? डिफरेंट नॉमिनल, द पोजीशन ऑफ अ कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन इज एज अंडर। पोजीशन दे दिया हमें। इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर है 100 वाला, 2,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपया वाला, 1,500 इक्विटी शेयर है 50 वाला। वाओ, तो डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू का सम हो गया ये। अच्छा, ऑलरेडी कॉल्स इन अरियर है। कॉल्स इन अरियर मतलब जो कॉल्ड अप है उसमें इतना बाकी है, और कॉल्स इन एडवांस का मतलब जो अनकॉल्ड है उसमें इतना मिला है। कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर is a part of sorry, calls in arrear is a part of called up capital calls in advance
इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। तो जब जब हम लोग लिक्विडेशन का सम करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, जो एरियर है मान लेंगे वो मिल जाएगा, और जो एडवांस है उसको वापस से पे बैक कर दो, उसके बाद अपन सम स्टार्ट करेंगे। तो क्या बाद में नोशनल कॉल करने में ठीक सुविधा रहेगा, नहीं तो क्या ये सब एडजस्ट करके करना पड़ेगा। इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? अरियर जो कॉल्ड अप है, जो 50 रुपया का शेयर है ना, 30 शेयर पेड, इसमें कुछ कॉल्स इन अरियर है, मतलब सबका 30 पेड नहीं है, और किसी किसी का 30 से ज्यादा दिया, तो सबको पहले बराबर में लाओ बेटा। अच्छा, प्रेफरेंस यूनिट 1 साल का बाकी है, तो ये 2000 प्रेफरेंस शेयर है 100 वाला, तो 2 लाख हो गया। तो 2 लाख का 11% अगर मैं करूंगा तो कितना होता है? 2 लाख का 11%, बोलो 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 बोलो, 22,000। तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो मैं 2,22,000 पेमेंट करूंगा, ठीक है। अमाउंट लेफ्ट विद द लिक्विडेटर आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल लाइबिलिटी 3,01,000। कंपनी का आर्टिकल्स बोलता है प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। आ जाइए। सॉरी, आज बड़ी गलतियां हो रही हैं। होता है कभी कभी, सारा दिन देखो मैं कितनी पॉजिटिवली ले रहा हूं, मेरे को ये सब चीजें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जरूरी नहीं आप हमेशा जो चीज करते हैं वो सब सही होता है। बैलेंस विद लिक्विडेटर हो गया 3,01,000, सारा लाइबिलिटी दे दिया, लेकिन सर अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बारी है। लेकिन उसके पहले ये पॉइंट याद रखना बेटा, उसके पहले ये पॉइंट याद रखना आप लोग। राइट, सो कॉल्स इन एरियर मिल जाएगा। कॉल्स इन एरियर मिल जाएगा 5,000। अभी सब कुछ 30 रुपया पेड अप हो गया, कुछ कुछ था ना अनपेड, दे दिया। कॉल्स इन एडवांस 4,000, कॉल्स इन एडवांस 4,000 वापस कर दिया मैं। तो अब हमारे पास है 3,02,000 रुपए। अब हम लोग सम को लेके आगे बढ़ेंगे। जो अरियर है वो मिल गया है, जो पेड आप सब कुछ 30 रुपया पेड है, तो अब नोशनल कॉल करने में मजा आएगा। तो बारी किसका है? सबसे पहले लाइन में लगेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 2 लाख तो इसका कैपिटल हो गया, प्लस 2 लाख का 11% पैसा है, 2,22,000 दे दिया। ठीक है, अभी नोट नंबर 1, बैलेंस अवेलेबल आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर 80,000 भाई पैसा बाकी है। तो नोशनल कॉल का ड्रामा करना पड़ेगा।
कितना शेयर है? 1500 शेयर है 50 वाला, 20 रुपया करके मिलेगा अनकॉल्ड कैपिटल का, है या ना? तो आ रहा है मेरा सरप्लस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 1,10,000। अब ये एक बच्चे ने क्या किया, आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, अब जो मैं लिख रहा हूं, सरप्लस पर इक्विटी शेयर कर दिया 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2,000 और 1,500, 3,500 शेयर। क्या सब कोई 100 रुपया पेड अप है? ना। तो इसका मतलब ये वाला चीज आप नहीं कर पाएंगे। इसमें 2,000 फुल्ली पेड अप है, बाकी 1,500 भी फुल्ली पेड अप है, लेकिन ये 100 वाला शेयर है और ई 50 वाला शेयर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अभी तक नोशनल कॉल करने से सब कुछ बराबर में आ जाता था, यहां नोशनल कॉल करने के बावजूद भी चीजें बराबर में नहीं आई है। थिंग्स आर नॉट द सेम। नाउ व्हाट वी शैल डू, तो वी विल डू लाइक दिस, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2,000 शेयर 100 वाला प्लस 1,500 शेयर्स 50 वाला, तो 2,000 शेयर प्लस 750 शेयर। कन्वर्ट कर लिया ना, इक्विवेलेंट अप्रोच। 250 को मिलाएंगे तो 100 बन जाएगा, तो 1,550 को 750 100 में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स 100 वाला। कितना? 2,750 शेयर्स। Therefore, सरप्लस पर इक्विटी शेयर 100 वाला इज इक्वल्स टू 1,10,000 बाई 2,750 शेयर्स। कितना आएगा बेटा? 40 रुपया पर शेयर। तो सरप्लस पर इक्विटी शेयर, अब 50 वाला का सरप्लस कितना आएगा? जस्ट आधा। ये हमारा मेन था। ई वर्किंग नोट सबसे मेन है, ये वाला वर्किंग नोट एकदम मेन वर्किंग नोट है बेटा। यस, दिस यू हैव टू डू इट। इज दैट फाइन? तो अभी अपने को क्या करने का है, 100 वाला से तो कुछ लेने का नहीं, तो उसको 40 करके लौटा देंगे, और जो 50 वाला है उससे 20 लेना है, 20 लौटाना है। तो अपने क्या करते हैं, जो चीज अपने यहां पे एरो बना के दिखाते हैं ना, वो चीज अपने यहां पर भी दिखाएंगे। अब
एक है इक्विटी शेयर होल्डर, 40 लौटाएंगे, कुछ लौटाना नहीं है, इंटू 2000, तो ये 80,000 आ गया। एक दूसरा आएगा इक्विटी शेयर होल्डर जिसको 20 लौटाना और 20 लेना है, इंटू 2000, तो इसका आएगा नील। एकदम सिंपल है। इज दैट फाइन? आइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम विल बी क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। Following particulars relate to a limited company which has gone into voluntary liquidation. You are required to prepare liquidator's statement of accounts showing his remuneration at 2.5% on all assets realized excluding call money received. अच्छा, यहां पे कॉल मनी हुआ है इसलिए लोग बोल रहा है कॉल मनी रिसीव्ड, ऐसा कुछ बोला है। एंड 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल। वाओ, आपने कितना सारा लैंग्वेज देखा। 2% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड अदर देन प्रेफरेंशियल, तो आपने क्या किया, ओनली ऑन अनसिक्योर्ड। दूसरा, 2% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड इंक्लूडिंग प्रेफरेंस, तो वी टू बोथ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, आई मीन टू से हम लोगों ने दोनों लिया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अगर लिखता 2% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड, तो इसका मतलब भी बोथ, क्योंकि प्रेफरेंशियल होता तो अनसिक्योर्ड ही है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अदर देन, इंक्लूडिंग, और खाली लिखेगा तो भी बोथ।
इज दैट फाइन? आइए, तो इस क्वेश्चन में वो बोला है शेयर कैपिटल दे दिया 10,000 प्रेफरेंस शेयर 100 वाला, 50,000 इक्विटी शेयर 10 वाला, 30,000 इक्विटी शेयर 10 वाला, 8 पेड अप। तो इनसे मैं मंगा सकता हूं। तो अगर पैसा कम पड़ गया तो पहले ही मंगा लूंगा, नहीं तो लास्ट में नोशनल कॉल करके फिर सरप्लस वाला चीज होगा। राइट? जैसे कि हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 3, किसमें था ना, हम लोगों ने पहले ही मंगा लिया था। ठीक है, देख लेंगे, चलिए। तो इस सब में कम पड़ेगा तो अपन पहले ही मंगा लेंगे। क्रेडिटर्स को अगर आप नहीं दे पा रहे तो अपने पहले ही मंगा लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था, क्रेडिटर को नहीं दे पा रहे थे एंड इक्विटी शेयर भी फुल्ली पेड अप था, तो मंगाने का चांस ही नहीं था। बट इस सब में अगर क्रेडिटर को नहीं दे पाएंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही मंगा लेंगे, एक्चुअल में मंगा लेंगे। नोशनल पोस्टल छोड़ो, नोशनल कब होता है? जब उन्हीं को देना है, उन्हीं का रुपया, तब नोशनल का ड्रामा करते हैं, नेट में मंगाते हैं। बट शेयर होल्डर तक अगर पहुंचा ही नहीं है तो एक्चुअल में मंगा लेंगे। एसेट रियलाइज 20,000 excluding amount realized by sale of security held by partly secured creditor। जब सिक्योरिटी कम रहता है ना तो उसको पार्टली एनीवे सिक्योर्ड ही है, तो ये 20,000 एएनएसपी का है, 20 लाख सॉरी, और एएसपी से जो रियलाइज होगा उससे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर चुकेगा। तो बाकी देखो नीचे लिखा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 50,000 का, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 18 लाख का, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर है 3.5 और एसेट बेच के 3,20,000 मिला है। तो बाकी का 30,000 यहां पे सरप्लस नहीं आ रहा, डेफिसिट आ रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी इज मोर देन अमाउंट रियलाइज्ड। तो ये बाकी का जो है, ये बाकी के लिए अनसिक्योर्ड माना जाएगा, क्योंकि अब सिक्योरिटी खत्म, रिमेनिंग जो डेफिसिट आ रहा है उसके लिए अनसिक्योर्ड माना जाएगा, एट पार विथ अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। डिवेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन दिया, कॉल वॉज मेड, बोल दिया कॉल वॉज मेड, और सारा शेयर होल्डर लोग पैसा दिए एक्सेप्ट वन होल्डर जिसके पास में 1000 शेयर था, वो पैसा नहीं दिया है। ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड टू टोटल अनसिक्योर्ड। इसका मतलब यहां पे अनसिक्योर्ड को पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए यह सवाल अपने को पूछा है। आइए क्वेश्चन नंबर 11। Is that fine? बोलिए।
सबसे पहले एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, कैश है नहीं, एसेट्स रियलाइज्ड 20 लाख। बाहर के कॉलम में नील आएगा और यहां अंदर ऐसे लिख देंगे 30,000 डेफिसिटेड टू बी रैंक्ड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सरप्लस तो आया नहीं बेटा, अगर सरप्लस आता तो लिखते। Is that fine? है ना? आइए, सबसे पहला तो बेसिकली हमारा अनसिक्योर्ड दिया हुआ 18 लाख बटा वो हो जाएगा 18,30,000। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 10,000। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन एक है 2.5% ऑफ एसेट रियलाइज्ड, तो ये वाला एसेट रियलाइज्ड और 320 भी एसेट रियलाइज्ड है, दोनों ही एसेट रियलाइज्ड है। है ना? बोलो भाई, एसेट रियलाइज तो ये भी है और ये भी है, कैश नहीं लेना है। अच्छा, एक बात और यहां पे क्वेश्चन में बोल दिया है कॉल मनी करने को, तो कॉल मनी रिसीव्ड भी आएगा अलग से। $29,000 शेयर पे मिला है तो 30,000 का ₹2 करके अनपेड अनकॉल्ड, तो कॉल किया पूरा 30,000 पे, लेकिन पैसा खाली 29,000 वाले का मिला है। $29,000 ये हुआ। $23,20,000।
ये एसेट रियलाइज में नहीं ये आएगा, दिखा रहा हूं, कैश नहीं आएगा, कॉल मनी नहीं आएगा, खाली ये वाला आएगा और ये आएगा। इज दैट फाइन? बोलो भाई। तो 2.5% ऑफ 23,20,000 करो, कितना होता है? 58,000। बाकी अभी प्रेफरेंशियल को पेमेंट हुआ नहीं, नहीं तो उसका भी आएगा, और अनसिक्योर्ड को पेमेंट करेंगे तो उसका भी आएगा। आ जाइए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 50,000 पेमेंट कर दिया, तो 2% ऑफ 50,000, ये 1,000 आ गया। अब जब अनसिक्योर्ड को पेमेंट करेंगे तो उसका आ जाएगा, ठीक है। अब डिवेंचर होल्डर्स हैविंग सर सिक्योर्ड क्रेडिटर का 30,000 बाकी है बेटा, सिक्योरिटी खत्म, अब वो अनसिक्योर्ड है, तो पहले डिवेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज कितना है? 6 लाख। पैसा है ना भैया, देखते रहो। हाँ है। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है तो 18,30,000, लेकिन 18,30,000 अब पैसा नहीं है। अब 18,30,000 का पैसा थोड़ी है हमारे पास। कितना है देखो, बचा हुआ कितना है, कैलकुलेट करके बताइए। बीस लाख माइनस, सॉरी, प्लस 29,000 माइनस 10,000 माइनस 58 माइनस 1,000 माइनस 50 माइनस 6 लाख। ओ ये सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, ये 2 रुपए के हिसाब से 58 होगा। शेयर ले दिया था मैं, ठीक है। तो अब ठीक करो उसको कैलकुलेटर में, वापस से कर लो। 13,39,000। लो बेटा, पैसा कम पड़ गया। नोट 1, बैलेंस अवेलेबल फॉर किसके लिए? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए 13,39,000। तो पूरा नहीं दे पाएंगे, शेयर होल्डर को बोल पैसा लाएगा, बोल शेयर होल्डर को पैसा लाएगा। कहां से लाएगा? जो लाना था ले आया। सर अभी भी 1,000 शेयर का 2-2 रुपया करके मिलना बाकी है। मैं आपको अभी बताऊंगा बेटा, ये जाएगा लिस्ट बी कंट्रीब्यूशन। मैं अभी कराऊंगा, इसके बाद आपको लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज। जो 1,000 से पैसा नहीं मिला उसका प्रीसीडिंग ओनर से लिया जाएगा, प्रोवाइडेड वो प्रीसीडिंग ओनर विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप शेयर ट्रांसफर किया हो। तो वो बात छोड़ दो, अभी तो अभी अभी एट प्रेजेंट का बात करो। इतना रुपया बाकी है सबको देने के बाद, देख रहे हैं आप लोग, सबको देने के बाद इतना रुपया बाकी है। अब यही माई बाप है, बट दिस इंक्लूड्स लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन एज वेल, सो लेस
लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 2/102 इंटू 13,39,000 26255 तो 1312745 1312745 नहीं नहीं, उसको पहले नहीं देंगे, वो 30,000 को पहले नहीं मिलेगा एट पार विथ अदर क्रेडिटर्स। नहीं, तुमको जो गिरवी रखा था उस पे तुम्हारा हक था पहले, अब तुम अनसिक्योर्ड हो, तो अनसिक्योर्ड में पहले तुम आके कैसे लेके चले जाओगे? नहीं होगा ये चीज, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। नाउ एवरीवन, याद है आपने डिसोल्यूशन में किया था, बैंक कोडी और क्रेडिटर दोनों अनसिक्योर्ड था, तो दोनों जन एट पार था। अगर पैसा कम रियलाइज हो रहा था तो उन दोनों का आउटस्टैंडिंग रेशियो में तो यहां पर भी वही चीज होगा। यस, 110%। तो ऊपर दिखा देंगे 2% ऑफ 1312745 करेंगे ना, तो 262,255 आएगा, और यहाँ पे 1312745 पे कर देंगे, तो ये हमारा खाता हो जाएगा बंद। एक क्वेश्चन हमको पूछा है, परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू, सो 1312745 बाई है 18,30,000, सेवेंटी 1.73%। ये मेन है, लोग क्या करते हैं यहाँ पे ये 30,000 लेना भूल जाते हैं। सीधा 18 लाख लिया और बैठा दिया। बेटा अब तुम बाकी के लिए तुम अनसिक्योर्ड माने गए हो, तो बाकी अनसिक्योर्ड का जो दर्जा है तुम्हारा भी वही दर्जा है। तो जब और तो कोई ऑप्शन नहीं है, पैसा कहीं और से आएगा नहीं, तो जो तुमको 28 पॉइंट जो भी 28.27% पैसा नहीं मिला, वो तुमको हाथ जोड़ के नमस्ते कर देगा कंपनी, क्योंकि लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड एंड शेयर होल्डर हैज पेड। सारा एसेट बेच दिया, कॉल कर लिया, उसके बाद अगर शॉर्टफॉल आएगा तो नमस्ते ही होगा। और एक बार लिस्ट बी वाला चेक कर लेंगे, वो मैं सिखाऊंगा अभी आपको, जो 1,000 लोग पैसा नहीं दिया उसका लिस्ट बी चेक होगा।
ठीक है। सो लिस्ट बी contributors. Who has transferred their shares within a period of 12 months preceding the date of winding up. अच्छा, अब लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर को कॉल कब किया जाएगा? जब प्रेजेंट एसेट शॉर्ट पड़ गया और प्रेजेंट ए मेंबर से पैसा नहीं मिल रहा है। राइट। लाइबिलिटी ऑफ, अब ये लोग बोलेगा हम लोग तो शेयर होल्डर है ही नहीं। नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होगा। तुम जिसको बेचा अगर वो पैसा नहीं दे रहा है, अच्छा तुम अगर कई सालों के पहले बेच दिए, देखो कभी भी कोई भी कंपनी में लिक्विडेशन होता है ना, तो थोड़ा बहुत भनक लग जाता है। तो लाइबिलिटी ऑफ लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर्स will only arise if creditors could not be paid out of number 1, realization of assets, and number 2, when present member ब्रैकेट में लिस्ट ए contributors fail to pay the uncalled capital, तब जाके हम लोग लिस्ट बी का दरवाजा खटखटाएंगे, उसके पहले नहीं।
प्रेजेंट मेंबर का दरवाजा कब खटखटाते हो? नॉक नॉक। व्हेन इट हैपेंस व्हेन क्रेडिटर्स कुड नॉट बी पेड आउट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, देन प्रेजेंट मेंबर का दरवाजा खटखटाते हो। अगर वो लोग दे दिया तो उसका प्रीसीडिंग ओनर के पास में जाने का दरकार नहीं है, अगर वो लोग नहीं दिया तो अभी तुम उसका प्रीसीडिंग ओनर के पास में जाएगा, दैट इज लिस्ट बी कंट्रीब्यूटर। तो इसका लायबिलिटी तभी अराइज होगा अगर हम रियलाइजेशन ऑफ एसेट से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या प्रेजेंट मेंबर अपना अनकॉल्ड कैपिटल नहीं दिया है, और वही शेयर का प्रीसीडिंग ओनर के पास में जाएंगे जो विद इन 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप अपना शेयर ट्रांसफर करके निकला है। इज दैट फाइन? तो यहां पर जो इस समय जो 1000 शेयर पे जो प्रेजेंट मेंबर नहीं दिया, तब इसका प्रीसीडिंग ओनर के पास में जाया जाएगा। राइट आइए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे हम लोग। राइट क्वेश्चन में साफ साफ बोला है लाइबिलिटी ऑफ लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज निकालना है। रीड कर लीजिए आप लोग एक बार क्वेश्चन को। ठीक है आइए क्वेश्चन 12। In winding up which commenced on 12th April of a certain calendar year, their creditors could not receive payment out of realization of asset and out of contribution from least day contributors. Following are the share transfer that took place prior to liquidation. Right? तो लास्ट ईयर फरवरी में एक जन शेयर ट्रांसफर किया अरुण, तो ये लायबल नहीं होगा क्योंकि दिस इज उसका शेयर ट्रांसफर के एक साल बाद लिक्विडेशन हो रहा है। विद इन 12 मंथ्स अगर मैंने शेयर ट्रांसफर किया और विद इन 12 मंथ्स लिक्विडेशन हो जाता है तो ही मैं लिस्ट बी में फॉल करूंगा। तो इसका मतलब 12th April is my date of winding up. फोर्थ फेब को अरुण ने लिस्ट ए मतलब प्रेजेंट मेंबर को ट्रांसफर किया, प्रेजेंट मेंबर का नाम नहीं दिया है, तो विद इन 12 मंथ्स मतलब ये वाला डेट होगा। बेसिकली 13th अप्रैल जो भी, फिर 12 जून, तो ये लोग तो विद इन 12 मंथ्स फॉल कर ही रहे हैं। राइट बाला ने लिस्ट ए को दिया है, तो इन लोग के पास में जाऊंगा कब? जब लिस्ट ए नहीं देगा पैसा। लिस्ट ए पैसा नहीं देगा तब लिस्ट बी में जाना, और लिस्ट बी में वही जो विद इन 12 मंथ्स है प्रीसीडिंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। अरुण के पास भी नहीं जा सकते। प्रेजेंट मेंबर नहीं दिया तो प्रीसीडिंग ओनर, लेकिन प्रीसीडिंग ओनर में भी वी कैन नॉट गो टू अरुण, तो लिखेंगे नोट लिखेंगे
since the date of winding up is 12th April, therefore only those person who have transferred their shares within 12 months preceding the date of winding up is liable to contribute or pay under list B category. Therefore, Arun is not liable as winding up commenced after 1 year since he transferred the shares. Since the date of winding up is 12th April, therefore only those persons who have transferred their shares within 12 months preceding the date of winding up is liable to contribute under list B category. Therefore, Arun is not liable as winding up commenced after 1 year since he transferred the shares. तो अरुण लाइबल नहीं है. दूसरा प्रीसीडिंग ओनर बाला ने 12 जून, तो ये लाइबल है. चंद्रू 20 सितंबर लाइबल है. दीपा 15 अक्टूबर लाइबल है. ईश्वर 3 दिसंबर लाइबल है. तो आप लोग देखिए जैसे जैसे क्रेडिटर बढ़ते जा रहा है तो 12 जून तक का क्रेडिटर के लिए बाला लाइबल है और उस समय चंद्रू, दीपा, ईश्वर ये लोग भी शेयर होल्डर थे. जैसे आप लोग पार्टनरशिप में पढ़े ईच एंड एवरी पार्टनर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल, तो यहां पर भी वही कहानी है. तो बाला जिस दिन शेयर बेचा, पहला बात तो बाला जिस दिन शेयर बेचा, बाला विल बी लाइबल ओनली अप टू क्रेडिटर ऑफ दैट एक्सटेंट. उसके बाद का क्रेडिटर के लिए बाला लाइबल नहीं है. आज मैंने शेयर बेच दिया, उसके बाद कंपनी में क्या घटना घटती है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है. तो बाला लाइबल होगा ओनली फॉर 12,000 क्रेडिटर. हालांकि क्रेडिटर देखो बढ़ के 22,000 हो गया है. तो इसमें अपने लिखेंगे बाला will be liable for creditors up to rupees 12,000 Bala will be liable for only creditors up to 12,000. Number 1, to the extent of uncalled capital. Further,
he will be liable along with Chandru, Deepa and Ishwar on the basis of shares held by them. तो पहले बोला है बाला खाली क्रेडिटर्स ओनली अप टू 12,000 के लिए लाइबल है, बट दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू अनकॉल्ड कैपिटल. फर्दर वो अकेला लाइबल नहीं होगा, ही विल बी लाइबल अलॉन्ग विथ चंद्रू, दीपा, ईश्वर, क्योंकि ऑन दैट डेट उन लोग के पास शेयर था. ईच एंड एवरी पार्टनर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल. तो अगर ये चारों लाइबल है 12,000 क्रेडिटर के लिए, तो क्या बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, क्योंकि अनकॉल्ड पोर्शन तो पर अनकॉल्ड पर शेयर तो सबका सेम है ना. नंबर 2, for creditors after 12th जून से लेके 20th सितंबर, that is for creditors after 12th June to 20th September. क्योंकि 12,000 तक का तो वहां हो गया हिसाब. अब जो एक्स्ट्रा क्रेडिटर है इसके लिए चंद्रू विल बी लायबल. तो 12,000 तक का मैं चंद्रू के साथ में बाला था, लेकिन अब जो बढ़ा along with Deepa and Ishwar and so on. Is that fine? इज दैट फाइन? आइए, तो अभी अपने को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. अच्छा, उसके बाद है 5 रुपया करके पेड था, राइट? तो अनकॉल्ड है 5 रुपया. आइए, ये स्टेटमेंट आपको प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा. स्टेटमेंट शोइंग liability of
राइट। बुक्स वगैरह में आप देखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये स्टेटमेंट, बट मैं आपको सिंपल वे में करा रहा हूं, और भी काफी सारे अब उतना दरकार नहीं है। ऐसे एक सम कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलेगा हम लोगों को। एक नंबर कटता भी, देखो कुछ कुछ चीज ऐसा होता है ना जिसके लिए अगर प्रेजेंटेशन के लिए एक नंबर कटता भी है तो अपने आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के चक्कर में मेरा 10 नंबर का सवाल छूट जाएगा। सबके अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सब एग्जाम में अपना अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं सिचुएशन को देख के। मैं सबके ब्रैकेट में सबका पास में जितना जितना शेयर है वो यहां लिख दूंगा, राइट। 1800, 1200, 1000, 500। 1800 शेयर, 1200 शेयर, 1000 शेयर, 500 शेयर, क्योंकि जो भी होना है इस रेशियो में होना है। पहला हेडिंग, क्रेडिटर्स अप टू 12 जून, दैट इज 12,000। बी, सी, डी and E will be liable in 18:12:10:5। तो टोटल 45 आ रहा है। है ना? डिवाइडेड बाई 18:12:10:5, 45 इंटू 18, 4,800। डिवाइड बाई 45 इंटू 12, 45 इंटू 10, तो 12,000 का क्रेडिटर लोग इस तरीके से पैसा देंगे उसका। क्रेडिटर अप टू 12 जून, 12 जून तक का क्रेडिटर है 12,000। बी, सी, डी, ई विल बी लाइबल इन 18:12:10:5। In this ratio they will be liable. After 12 June, से 20 सितंबर, अब बी लाइबल नहीं होगा। सी, डी एंड ई डॉट डॉट डॉट, रेशियो होगा 12:10:5। तो टोटल आ रहा है 27। तो 5,400 इंटू 27 डिवाइड बाई 27 इंटू 12 डिवाइड बाई 27 इंटू 10 आ गया 12:10:5 इज 27। तो 5,400 डिवाइड बाई 27 करेंगे तो पर रेशियो 200 आ रहा है, तो इंटू 12 इंटू 10 इंटू 5। क्रेडिटर्स आफ्टर 20 सितंबर से
राइट आफ्टर 28 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर, दैट इज कितना आ रहा है? 17,400 से 18,600 तो 1,200 आएगा। तो इसके लिए खाली TNE विल बी लायबल इन द रेशियो 10:5। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो 2:1, 800, 400 लास्ट। क्रेडिटर्स आफ्टर 15 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक, दैट इज 3400 ओनली ई। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये खाली। टोटल करो। टोटल 1, 4,800, 5,600, 2,800, 5,467, 6,163। तो ये टोटल ये आ रहा है। अभी अपने दिखाएंगे मैक्सिमम अनकॉल्ड कैपिटल कितना है। इतना देना है, लेकिन मैक्सिमम अनकॉल्ड तो देखना पड़ेगा ना। तो 1800 का 5 करेंगे तो 9,000 आएगा। 1200 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 6,000, 5,000, 2,500। तो इसको देना 4,800 है। इसका लाइबिलिटी आ रहा है 4,800, लेकिन अनकॉल्ड है 9, तो जितना है उतना ही देंगे। वन एंड टू का जो लोअर होगा, राइट। ये आया आपका 1800 इंटू 5, 1200 इंटू 5, जितना नंबर ऑफ शेयर है इंटू अनकॉल्ड। तो एज पर कैलकुलेशन इसका लाइबिलिटी जिस दिन ये शेयर ट्रांसफर किया, इसका प्रोपोर्शनेट लाइबिलिटी आ रहा है 4,800, लेकिन अनकॉल्ड है। भैया तरीका से बात करो, भले ही मेरा अनकॉल्ड ज्यादा क्यों नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा लाइबिलिटी 4,800, मैं 4,800 दूंगा। ये भी वही बोल रहा है, और ये बोला भैया हम तो 5,000 ही देंगे क्योंकि मैक्सिमम अनकॉल्ड 5,000 है। हमने कंपनी, जब आप लोग इश्यू ऑफ शेयर्स फाउंडेशन लेवल में पढ़े होंगे, तो वहां पे ये चीज बोल दिया गया था, लाइबिलिटीज लिमिटेड ओनली टू द फेस वैल्यू। यहां पर भी 2,500। तो हिसाब से देखा जाए तो ये लॉस ऑफ क्रेडिटर आएगा। यहां पे क्या आएगा? लॉस टू क्रेडिटर। ये नुकसान क्रेडिटर बियर करेगा। यहां कोई लॉस नहीं है, यहां कोई लॉस नहीं है। 467 का यहां लॉस है, और 3,663। अपने को एग्जाम में यहीं तक करना है, बाकी तो मैंने सेवा करके दिखाया आप लोगों को। इज दैट फाइन? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
तो मेरा लाइबिलिटी 4800 का आ रहा है कैलकुलेशन प्रपोर्शनेट पार्ट, लेकिन मेरा अनकॉल्ड है 9, तो मैं 4800 ही दूंगा। मैं भी 5, चंद्रू भी वही बोलेगा। बाला का हिसाब से बाला को देना है क्रेडिटर को 5467, बट बाला का अनकॉल्ड 5000 है तो 5000 ही देगा। तो बाकी 467 हम हाथ जोड़ देंगे, क्रेडिटर आपका नुकसान, यहां पर भी क्रेडिटर आपका नुकसान। तो टोटल क्रेडिटर का नुकसान हो गया 4100 रुपया। ये पैसा भगवान भरोसे नहीं मिलेगा। इज दैट फाइन? सो वो ड्यू रेस्पेक्ट टू व्हाटएवर वी हैव डन, हम लोग होमवर्क करके आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, राइट? 14 तो हो सकता है थोड़ा आपसे डिफिकल्ट हो, नहीं बने, बट 13 तो आराम से बनेगा, सेम सम है। ठीक है।